सुमन, अरे ओ सुमन, कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ रमेश बेटा, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? देखो ना माँ, सुमन ने मेरी शर्ट जला दी। अब पता नहीं कहाँ चली गई है। हाय राम, ये तो पूरी जल गई। अब क्या पहनेगा तू? लेकिन ये जली कैसे है? मैंने सुमन को शर्ट प्रेस करने को बोला था, वो प्रेस को शर्ट के ऊपर रखकर प्लग ऑन करके चली गई। वो प्रेस को शर्ट के ऊपर रखकर प्लग ऑन करके छोड़ गई। तभी वहां पूजा आती है। उसे देखकर सुशीला पूछती है, पूजा बहू, तूने सुमन को देखा है क्या? कहाँ गई है? माँ जी, दीदी को मैंने बाहर जाते हुए देखा था। क्या? वो बाहर क्या करने गई है? देखो तो। जब सुशीला और रमेश मेन गेट पर आते हैं तो वो देखते हैं सुमन हंसते हुए सब्जी वाले के साथ ठहाके मार रही थी। उसके हाथ में सब्जी का थैला था। ये देखकर रमेश उसे गुस्से में चिल्लाकर अपने पास बुलाता है। सुमन, इधर आओ, अभी बात करता हूं इससे। अरे रमेश जी, आ रही हूँ। सरला दीदी, अभी आती हूँ। हाँ, मेरा हिट वाला मूड बिगड़ रहा है। चल चल सुमन, बहुत हो गया हंसी मजाक, घर के अंदर चल। सुमन मुस्कुराते हुए घर के अंदर आई, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंची, रमेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सुमन, तुम में इतनी भी तमीज नहीं है कि प्रेस चालू छोड़कर नहीं जाते? ये देखो, मेरी नई शर्ट जल गई। ओहो, ये तो सच में जल गई। अरे ओ बेशरम औरत, एक तो मेरे बेटे की शर्ट जला दी, ऊपर से दांत दिखाकर हंस रही है। शर्म नहीं आती क्या? माँ जी, माफ करना, लेकिन बात ही ऐसी थी कि। ऐसी भी क्या बात है कि तेरी हंसी नहीं रुक रही? अरे वो सब्जी वाली कह रही थी कि उसकी भैंस ने पड़ोसन बिमला मौसी की साड़ी छपा ली और वो समझ रही थी कि उसके पति की नई कमीज है। अरे बाप रे, ऐसा हुआ? सब्जी वाली की भैंस भी क्या कमाल है। हे भगवान, इन सास बहू को समझना बहुत मुश्किल है। घर में आग लग जाए पर इनके लिए तो बस गली की पंचायत जरूरी है। अब मैं खुद ही दूसरी शर्ट पहन लेता हूँ, और क्या। रमेश गुस्से में बड़बड़ाता हुआ कमरे में चला गया और उधर सुमन और सुशीला की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। किचन में काम करते हुए पूजा दोनों को देख रही थी। जी सही कह रहे थे, माँ जी और दीदी को कोई नहीं समझा सकता। वो बेचारे शर्ट के लिए कितना परेशान है, और इनको देखो, यहाँ बैठी ठहाके मार रही है। दूसरे दिन दोपहर को पूजा रसोई में मंदिर के प्रसाद के लिए हलवा और पूरी का भोग बना रही थी। गैस पर कढ़ाई चढ़ी थी और उस पे हलवा पक रहा था। तभी आसमान में बादल गरजने लगे। ये देखकर पूजा को छत पर पड़े कपड़ों की चिंता सताने लगी। दीदी, मैं ऊपर कपड़े लेने जा रही हूँ, शायद बारिश आने वाली है। आप जरा हलवा देख लेना, जल ना जाए। हाँ हाँ ठीक है, तू जा, देख लूंगे। हलवा थोड़ी ना भागा जा रहा है कहीं। पूजा जल्दी जल्दी छत पर चली गई, लेकिन सुमन बाहर गेट पर पड़ोसन सविता और उसकी बहू सोनी के बीच के झगड़े में उलझ गई। उससे हलवे की याद ही नहीं रही। तभी सुशीला को किचन के अंदर से जलने की बदबू आई और वो दौड़ते हुए वहां पहुंची। हे भगवान, ये क्या कर दिया? ये हलवा तो जल गया और बदबू से पूरा घर भर गया। सुशीला की चिल्लाने की आवाज से पूजा दौड़ते हुए किचन में आई। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ कि बच्ची, ये देख, हलवे का कोयला बन गया। कहाँ मर गई थी तू? एक काम ठीक से नहीं करती। माँ जी माफ करिए, मैं तो बस कपड़े लेने गई थी, लेकिन मैंने दीदी को बोला था हलवा देखने के लिए। कपड़े भीग जाते तो आसमान नहीं टूटता, लेकिन ये भोग जल गया। प्रसाद है ये। पूजा, तुझसे ना हो पाएगा। और ये सुमन कहाँ है? माँ जी, मैं सविता आंटी के घर गई थी। वो और उनकी बहू ना फिर भिड़ गए थे। मैं उनका झगड़ा सुलझाने गई थी। अच्छा किया बहू, मोहल्ले में ना शांति जरूरी है। लेकिन ये हलवा, अब तू ही बता, पूजा दोबारा बना सकेगी? जी माँ जी, बना दूंगी। चल जल्दी कर अब पूजा दोबारा उदास होकर भोग बनाने में लग गई। उधर सुशीला और सुमन बरामदे में पड़ोस में क्या हुआ इसकी पंचायत कर रहे थे। आज दीदी की गलती थी, पर माँ जी ने मुझे सुनाया। पता नहीं इन लोगों के लिए मोहल्ले की पंचायत कितनी जरूरी है। आज दीदी की गलती थी, पर माँ जी ने मुझे सुनाया। पता नहीं इन लोगों के लिए मोहल्ले की पंचायत इतनी जरूरी क्यों है। काम जाए भाड़ में, पंचायत छूटे ना बस।
अब शाम को अपने गेट पर कुर्सी डालकर सुशीला और सुमन चाय पी रही थी। गर्मियों की मीठी हवा चल रही थी और गली में चहल पहल थी। तभी एक अनजान आदमी गली में आता दिखा। ए सुनो, रुको, यहाँ आओ। क्या हुआ आंटी जी? पहले कभी देखा नहीं तुम्हें मोहल्ले में? जी वो मैं कल ही शिफ्ट हुआ हूँ, उसी कोठी में पीछे वाली गली में किराया पर आया हूँ। अरे वाह, नया लड़का आया है गली में, मोहल्ला अपडेट हो रहा है। तभी दूसरे घर के अंदर से एक औरत तेज आवाज में चिल्लाकर बाहर निकली। अरे ओ मिस्टर, तुमसे दूध और दाल मंगवाया था और तुम यहाँ औरतों से पंचायत कर रहे हो? ओ मैडम, इस मोहल्ले की जिम्मेदार और सबसे पुरानी औरत हूं मैं। पंचायत नहीं, पूछताछ कर रही थी। आजकल चोरी डकैती बहुत होने लगी है ना। अच्छा, तुम क्या यहाँ बाबा आदम के जमाने से रहती हो? अरे ओ बेवकूफ औरत, तेरा दिमाग ठिकाने पर है ना? क्या बकवास कर रही है? माँ जी, अब कोई पूछेगा कि आप मोहल्ले की बुजुर्ग हो या जांच अधिकारी? अरे भाग्यवान, तू बस चुप हो जा, शर्मिंदा मत कर, चल यहाँ से। अब उस औरत और सुशीला के बीच लड़ाई शुरू ही हुई थी कि तभी राम प्रसाद उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आ गया। अरे भाग्यवान, तू हर बात पर बहस मत किया कर, अब घर में चल। राम प्रसाद हाथ पकड़कर सुशीला को घर के अंदर ले आया। घर आकर सुशीला और सुमन सोफे पर बैठते ही ठहाके मारकर हंसने लगी। अरे सुमन, देखा कैसे बीवी की एक आवाज पर वो आदमी डर गया? और माजी, आपने तो पूछताछ में पुलिस को भी मात दे दी। अब इस मोहल्ले का नाम ना सुशीला नगर रख देना चाहिए। तुम घर पर ध्यान दो, मोहल्ले में लड़ाई करना बंद कर दो और ऐसे फालतू के सवाल मत पूछा करो। क्यों ना पूछूं? अरे कल को कोई बात हो गई तो पता तो रहेगा कोई अजनबी मोहल्ले में रह रहा है। अगले दिन सुबह सुबह पूजा रसोई के काम में लगी थी। मसाला पीसने के लिए उसने मिक्सी में मसाले का सामान डाल रखा था। तभी अचानक बिजली चली गई। पूजा ने जैसे ही स्विच ऑन किया, मिक्सी ने जवाब दे दिया। हे भगवान, अब क्या होगा? पूजा जल्दी करो ना, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं मैं। अरे हम लोग तो ऐसे ही निकल जाएंगे बिना खाए, रहने दो, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। पूजा हड़बड़ाई हुई थी। तभी वहां सुमन आई। उसने पूजा का परेशान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ पूजा, तू ऐसे घबराई हुई क्यों है? दीदी, मिक्सी में मसाला भरा है लेकिन लाइट चली गई। अब मसाला कैसे पीसूं और इन लोगों को देर हो रही है। तो ऐसा कर, विमला मौसी के घर चली जा, उनके यहाँ लाइट आ गई है। मेरा नाम बता देना, तेरा काम हो जाएगा। अरे दीदी, मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ, कोई मुझे नहीं जानता। अरे जा ना, कोई खा थोड़ी ना जाएगा तुझे। मैं यही हूँ, बाकी काम मैं देख लूंगी। पूजा शर्माते हुए विमला मौसी के घर गई। दरवाजे पर दस्तक दी तो विमला मौसी ने शक भरी नजर से पूछा, कौन हो तुम? मौसी, मैं सुमन दीदी की देवरानी हूँ। अरे वाह, सुमन की देवरानी, अंदर आओ बेटा। आज अचानक कैसे आना हुआ, और सुमन कहाँ है? मौसी, मुझे दीदी ने भेजा है। वो दरअसल ना लाइट चली गई और मसाला पीस नहीं पाया। इनको और जेठ जी को ऑफिस जाने में देर हो रही है। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू चाय पी और मिक्सी मुझे दे दे, मैं अभी आती हूँ। विमला ने न सिर्फ मसाला पीस दिया बल्कि थोड़ी सी बनी हुई सूखी सब्जी भी दे दी। नहीं 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 मौसी, मैं ये नहीं ले सकती। आपने वैसे ही मेरे लिए मसाला पीसा, वही बहुत है। अरे नहीं बेटा, तेरी जिठानी को पता चला तो वो मुझे सुनाएगी, और घर की बात है, तेरे पति और जेठ को ऑफिस जाने में देर हो रही होगी ना, उसको दे देना, ताज़ी सब्जी है। ठीक है मौसी, धन्यवाद। पूजा विमला के व्यवहार से बहुत खुश हुई और मुस्कुराते हुए घर लौटी। अब उसने सब्जी पैक करके मनोज और रमेश को दी। चलो टाइम से मिला, चलो टाइम से मिला, वरना तो भूखा ही निकलना पड़ता। देखा पूजा, मोहल्ले में मेरा नाम ही काफी है। नाम लो और काम हो जाएगा। जी दीदी, आज मुझे पता चला आपके मोहल्ले में बहुत पहचान है। रात को जब सुशीला को ये सारी बात पता चली तो वो बहुत खुश हो गई। देख मेरी सुमन बहू को पूरा मोहल्ला जानता है उसे, और एक तू है पूजा, तुझे तो गली का कुत्ता भी नहीं पहचानता। अरे माँ जी, ये क्या कह दिया आपने? मैं बाहर जाती ही कहाँ हूँ माँ जी। पूजा चुपचाप किचन में चली गई और अपने मन में सोचने लगी, मेरा बाहर न निकलना कोई गुनाह तो नहीं है, और मैं भी बाहर के चक्कर लगाऊंगी तो घर का काम कैसे होगा। अगले दिन सुशीला के घर पर मेहमान आने वाले थे। उसने पूजा को खास नाश्ता तैयार करने को कहा। पूजा ने तैयारियां शुरू की लेकिन सब्जी खत्म हो चुकी थी।
माँ जी, सब्जी नहीं है। तो तू ये सब पहले ध्यान नहीं रखती है? खैर अब सुमन को बोल दे बाहर बाजार से ले आएगी। तू शाम को जल्दी खाना बना देना। ठीक है माँ जी। पूजा ने सुमन से कहा तो वो सब्जी लेने बाजार चली गई, लेकिन उसे सब्जी लेकर लौटते वक्त उसकी पड़ोस की एक आंटी मिल गई जो किसी परेशानी में थी। सुमन उनसे बातों में उलझ गई। खाना नहीं बनाया अभी तक बहू? तेरे चाचा जी नाराज होकर जा रहे हैं बेटा। माँ जी, दीदी अभी तक सब्जी लेकर ही नहीं आई, कैसे बनाऊं? पता नहीं कब समझोगे तुम ये। अब चाचा जी खानदान में हमारी कितनी बुराई करेंगे कि उनको खाना तक नहीं मिला। अरे सुशीला, सुमन बहू को बाजार में इतनी देर क्यों लग गई? निकली तो 4 बजे की है। तभी सुमन घर पहुंचती है। 6 बज गए, आज तो सच में लेट हो गई। चाचा जी नाराज होकर चले भी गए। कहाँ थी तुम? क्या पूजा, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने फोन किया था दीदी, लेकिन आपका फोन तो घर पर ही रखा था। अरे पूजा, तुमको ध्यान रखना चाहिए कि सब्जी एक दिन पहले से देख लो। माँ जी, वो पड़ोस की ना आंटी जी मिल गई थी, बहुत परेशानी में थी तो रुकना पड़ा, इसीलिए लेट हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, वो भी जरूरी है, घर का काम तो होता रहेगा। पूजा ये सुनकर अंदर ही अंदर खौलने लगी कि घर का कोई काम इन लोगों को उतना जरूरी नहीं लगता जितना बाहर की पंचायत। अगले दिन शाम के वक्त सुमन और सुशीला फिर से बाहर गेट पर थीं। सामने वाले घर में किसी बात पर पति पत्नी की तेज बहस हो रही थी। दोनों बाहर गेट पर जाकर बैठ गई। देखो बहू, ये औरत अपने मर्द की क्या बैंड बजा रही है। माँ जी, ये सब तो इनका रोज का तमाशा है। उधर घर में बना खाना प्लेट में ढका हुआ था। मनोज और रमेश ऑफिस से घर पर लौट चुके थे। अरे माँ, कहाँ हो? खाना तो परोसो, बहुत भूख लगी है। हर बार ये दोनों बाहर ही मिलती है, घर में कोई होता ही नहीं है। जब सुशीला और सुमन घर के अंदर आई तो रामप्रसाद भी गुस्से में थे। तुम दोनों को बाहर के लोगों की ही फिक्र है। घर में कुछ भी हो, खाना पड़ा रहे, किसी को उससे कोई मतलब नहीं। अरे तो क्या करे, पूजा है ना घर देखने के लिए। वो अकेले क्या क्या संभालेगी? तुम लोगों को कोई काम है कि नहीं? पापा जी, पूरे मोहल्ले की जानकारी रखने से बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता। ठीक कह रही है तू, ठीक कहा तूने सुमन। अच्छा आप सब बैठो और पूजा बहू खाना लगा सबको। जी माँ जी। यहाँ घर की जिम्मेदारी संभालने वाले को कोई नहीं पूछता, बस बाहर जाकर पंचायत करनी आती है। अब रोज रोज सास और जेठानी की चिक चिक ताने और घर का सारा बोझ पूजा के सिर आ गया। न वो कुछ सुनते थे ना समझते। एक दिन पूजा गुस्से में फट पड़ी और अपने ससुर, पति और जेठ से बोली, पापा जी अब बहुत हो गया, मैं परेशान हो चुकी हूँ। माँ जी और दीदी मेरी कोई बात नहीं सुनती है, सारा काम मेरे सर पर डाल देती है। हाँ, हम भी देख रहे बेटा। अब तू कुछ ऐसा कर जिससे इनको अक्ल आ जाए। दिमाग तो इनका बाहर की बातों में ही अटका रहता है। ठीक है पापा जी, फिर अब मैं ही देखती हूँ उनको कैसे सबक सिखाना है। देखो पूजा, झगड़ा मत करना, प्यार से समझाना। एक दिन सुशीला और सुमन को बहुत तेज भूख लगी थी। किचन में पूजा खाना बना रही थी, लेकिन सुशीला बार बार आकर बोल रही थी, अरे बहू जल्दी खाना बना, भूख से हाल बेहाल हो रहा है। हाँ पूजा, लगता है आज तो किचन में टाइम पास चल रहा है। बस माँ जी 5 मिनट और लगेंगे, आप लोग बाहर बैठो, मैं अब भी लाती हूँ। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर इंतजार करने लगती हैं। आज तो भरपेट मजे से खाएंगे। अब पूजा मौका देखकर घर से बाहर निकल जाती है और पड़ोस वाली सविता आंटी से बातें करने लगती है। उधर रसोई में सब्जी जलने लगी। सुशीला को जलने की बदबू आती है तो वो दौड़कर किचन में जाती है और देखती है सब्जी तो जलकर कोयला बन चुकी है। अरे बाप रे, सब्जी तो पूरी जल गई। और माँ जी, चावल तो देखो पकने की जगह जल गए। ये पूजा कहाँ गई? तभी पूजा हंसती हुई गेट से अंदर आती है। ये देखो माँ जी, ये महारानी बाहर गई थी। माँ जी, आपको पता है सविता आंटी के घर में एसी लग गया है, मैं वही देखने गई थी। अरे पूजा, हम यहाँ भूख से मर रहे हैं और तू बाहर एसी की खबर लेने गई थी। अब चुपचाप जाकर खाना बना। आज पता चलेगा इन लोगों को कि बहाना बनाना कितना आसान है और काम करना कितना मुश्किल। जैसे तैसे सुशीला और सुमन को खाना मिला। उनकी हालत खराब हो गई, लेकिन सुशीला पूजा से कुछ नहीं कह पाई। अब अगले दिन सुशीला की पुरानी सहेली घर आई। सब बैठे बातें कर रहे थे, तभी सुशीला पूजा से बोली, अरे बहू, जाकर सबके लिए चाय नाश्ता तो लेकर आ। जी माँ जी, अभी लाई। पूजा ने गैस पर चाय चढ़ा दी,
लेकिन फिर बाहर जाकर सब्जी वाली से मजे से बातें करने लगती है। देर होने पर सुशीला सुमन से कहती है, अरे सुमन, जा जाकर पूजा को देख और बोल जरा चाय वाय भेज दे। ठीक है माँ जी। वो किचन में आती है और देखती है कि चाय जल गई है और पूजा जी तो किचन में है ही नहीं। हे भगवान, चाय को राख बना दिया और खुद मिस्टर इंडिया बन गई। आखिर ये पूजा है कहाँ? वो बाहर जाकर देखती है पूजा सब्जी वाली से हंसी मजाक में बातें कर रही है। ए पूजा, यहाँ घर पर सब लोग भूखे बैठे हैं और तू यहाँ मजे कर रही है। अरे दीदी, ये सब्जी वाली ना आज ऐसा फनी किस्सा सुना रही थी और उसमें ना मैं चाय वाली बात ही भूल गई। इतने में सुशीला भी पीछे से ये सब सुन लेती है। लगता है अब पूजा को भी बाहर की हवा लग गई है। अब घर में ना खाना टाइम पर बन रहा है, न साफ सफाई हो रही है। पता नहीं क्या चल रहा है। लगता है ये जानबूझकर ये सब कर रही है। अब सुशीला की बातें उसी पर भारी पड़ने लगी थी। वो वापस सबको घर के अंदर ले आती है। सच कहूं पूजा, जो तू कर रही है ना, वही हम भी पहले करते थे। अब समझ में आ रहा है कि ये सब घर को बिगाड़ता है। हाँ पूजा, हम भी तुझसे गलत बर्ताव कर रहे थे। अब हमें समझ में आया कि तुम हमको क्या समझा रही थी। तो अब बात समझ में आ गई तुम दोनों को? घर की बहू जो तुमसे मदद मांगती थी तो तुम उसे ही नीचा दिखाते थे। अभी माफ कीजिए जी, अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। अब घर पहले, बाहर के गप्पे बाद में। पूजा मुस्कुरा रही थी। उसे खुशी थी कि बिना झगड़े, बिना चीख पुकार के उसने अपनी सास और जिठानी को समझा दिया। अब घर में सब चैन से रहने लगे और समय पर सब काम होने लगे। हे भगवान, फिर से रसोई में इतने सारे बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा हो गया। समझ में नहीं आता ये घर है या कोई ढाबा। जितनी बार भी रसोई में आओ उतनी ही बार बर्तनों का पहाड़ मिलता है। बर्तन धो धोकर मैं तो परेशान हो गई हूँ। बेचारी नीतू सिंक में इतने सारे बर्तन देकर पहले ही इतनी परेशान थी कि तभी बाहर से सासू माँ की आवाज आती है। बहू, जरा एक कप चाय बनाकर तो लाना। जी ला रही हूँ माँ जी। एक तो पहले ही धोने के लिए इतने सारे बर्तन हैं, ऊपर से चाय का ऑर्डर आ गया। पता नहीं दिन में कितनी बार चाय पीनी होती है इन लोगों को। नीतू चाय चढ़ाकर सारे बर्तन धोकर अपनी सास को चाय देने जाती है और किचन में जाकर शाम का खाना बनाने लगती है। खाना तो बन गया। एक काम करती हूँ, सर्विंग बाउल में खाना निकालकर सारे बर्तन अभी धो देती हूँ, वरना खाना खाने के बाद फिर से ढेर लग जाएगा। नीतू ने जिन बर्तनों में खाना बनाया था वो उन बर्तनों को धो देती है और खाना टेबल पर सर्व करती है। अरे भाभी, ये क्या बना दिया आज अपने खाने में? आपको पता है ना मुझे बैंगन की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ भाभी, आपको कुछ अच्छे से बनाना चाहिए था ना। अरे इतना अच्छा खाना तो बनाया है बहू ने, और सिर्फ बैंगन की सब्जी थोड़ी ना खाने के लिए बनाई है। आलू की सब्जी भी तो बनाई है, वो खा लो। पापा आलू खा खा कर बहुत बुरी तरह पक चुके हैं। मेरा तो अब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। आप लोग ही खाओ ये खाना। मैं तो अपने लिए नूडल्स बनाने जा रही हूँ। ये खाना खाने का तो मेरा भी मन नहीं कर रहा। मैं भी अपने लिए आमलेट और चाय बना लेता हूँ। अरे लेकिन मैंने जो इतना सारा खाना बनाया है वो कौन खाएगा? हमारा ये सब खाने का मन नहीं है भाभी, आप खा लो और भैया को खिला दो। तुम लोग भी ना हद करते हो। जब खाना बना रही थी तब भी तो पता था ना क्या बना रही हूँ, तब मना नहीं कर सकते थे क्या? अब किचन में जाकर कुछ और बनाओगे, फिर से बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा कर दोगे। मैं तो बर्तन धो धोकर परेशान हो गई हूँ। नीतू बेचारी इतनी परेशान होकर ये सब कहती है, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता। श्रेया और विवेक अपने आप अलग से खाना बनाकर अपने कमरे में चले जाते हैं और रात को जब नीतू किचन में दूध गर्म करने आती है तो फिर से सिंक में उसे बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा मिलता है। हे भगवान, हद हो गई। अभी डिनर के बाद मैं सारे बर्तन धोकर गई थी, फिर इतने सारे बर्तनों का पहाड़ कैसे इकट्ठा हो गया? और ये केक बनाने का सामान यहाँ पर कैसे आ गया? पता नहीं ये लोग क्या क्या करते रहते हैं और मेरा काम बढ़ाते रहते हैं। नीतू बेचारी किचन में दूध गर्म करने आई थी और उसे फिर से ढेर सारे बर्तन धोने पड़ते हैं, और इस बार तो घर की मिक्सी और न जाने क्या क्या सब गंदा पड़ा था। बर्तन धोकर पूरे किचन को साफ करते करते उसे फिर से पूरा 1 घंटा लग जाता है। कुछ दिन बाद, अरे बहू, आज नाश्ते में क्या बनाया है तूने? बहुत जोर से भूख लग रही है। आपने कल कहा था ना माँ जी कि आपका पोहा खाने का मन कर रहा है, तो नाश्ते में पोहा बनाया है। मुझे तो समझ में नहीं आता, आप लोगों को पोहा खाने में मज़ा क्या आता है? अरे नाश्ता तो कम से कम थोड़ा तड़क भड़क होना चाहिए, जिसमें कुछ चटपटे मसाले का टेस्ट हो। इस पोहे में तो मुझे कोई स्वाद ही नहीं आता।
हाँ भाभी, और वैसे भी ना आज संडे है, तो संडे के दिन तो आपको कुछ अच्छा बनाना चाहिए था ना। हाँ बहू, मेरा भी ना कल पोहे खाने का मन कर रहा था, लेकिन आज तो पोहा खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। एक काम करते हैं, कुछ और खाते हैं। तो सबके लिए आलू के पराठे बना ले। क्या? जब आप सबको आलू के पराठे खाने थे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब फिर से सब कुछ करना पड़ेगा और बर्तन भी डबल डबल इकट्ठा होंगे, सो अलग। नीतू बेचारी फिर से किचन में जाती है, सबके लिए दोबारा नाश्ता बनाती है और सिंक में फिर से बर्तनों का पहाड़ लग जाता है। सब आलू के पराठे खाते हैं और नीतू सारे बर्तन धोकर अपने रूम में चली जाती है। यार बहुत दिनों से मूंग की दाल का हलवा नहीं खाया, मूंग की दाल का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है, चलो चलकर बनाती हूँ। श्रेया किचन में मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए जाती है। मैंने हलवा बनाने के लिए दाल को भिगो कर तो नहीं रखा था, तो इंस्टेंट तरीके से ही हलवा बनाना पड़ेगा। यूट्यूब पर देखती हूँ, शायद कोई अच्छी रेसिपी मिल जाए। श्रेया यूट्यूब पर मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए इंस्टेंट रेसिपी ढूंढती है और मूंग की दाल का हलवा बनाना शुरू करती है। दाल को धोकर सुखा लिया और भून भी लिया, अब इसे मिक्सर में पीसना पड़ेगा। श्रेया दाल को मिक्सर में पीसती है और फिर कढ़ाई में घी डालकर उसे भूनती है और दूसरी तरफ पतीले में चाशनी बनने के लिए रख देती है, लेकिन चाशनी बनाने के चक्कर में हलवा जल जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक तो इतनी मेहनत से ये सब किया था, ऊपर से हलवा जल गया। लेकिन मेरा तो हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है, अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, अब सूजी का हलवा ही बना लेती हूँ। यहाँ श्रेया सूजी का हलवा बनाने में लग जाती है और उधर गैस पर रखा हुआ चाशनी का पतीला भी जल जाता है। हे भगवान, ये आज बार बार क्या हो रहा है? पहले कढ़ाई जल गई, अब पतीला भी जल गया। अगर भाभी ने देख लिया तो बहुत सुनाएगी। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, 2-4 बातें बोल भी लेंगे तो क्या हुआ, बर्तन तो उन्हें ही धोने हैं। श्रेया मूंग का हलवा बनाने के चक्कर में पूरा किचन फैला कर चली जाती है। नीतू अपना बाकी का काम निपटाकर जैसे ही शाम की चाय बनाने के लिए किचन में आती है तो किचन का हाल देखकर उसका सर चकरा जाता है। हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है किचन का। इस घर में कितनी बार भी कितने भी बर्तन धो लो, लेकिन 5 मिनट बाद फिर से बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। ऊपर से जले हुए बर्तन भी अब धोने पड़ेंगे। बस अब बहुत हो गया, मैं अब और इस घर में बर्तन नहीं धो सकती। अब तो घर में बर्तन धोने के लिए कामवाली रखनी ही पड़ेगी। नीतू बर्तन धो धोकर बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो बर्तन धोने के लिए घर में एक कामवाली को रख लेती है। अच्छा गंगू सुनो, वैसे मेरी बात तुम्हें थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन तुम्हें हमारे घर में बर्तन धोने के लिए 3 टाइम आना होगा, या शायद कभी कभी 4 टाइम। अरे इतना टाइम बर्तन कौन धोता है? आपका घर है कि घर के अंदर ढाबा खोले लाए? बस कुछ ऐसा ही समझ लो। तुम मुझे अपना नंबर दे दो, अगर बीच में कभी बर्तन धोने के लिए ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। ठीक है ठीक है। अब गंगू घर में बर्तन धोने आती तो सुबह शाम और दोपहर में तो उसे बर्तन धोने ही पड़ते, लेकिन कभी कभी ज़्यादा बर्तन इकट्ठा होने की वजह से नीतू उसे दिन में 2-3 बार और बुला लेती, जिस चक्कर में अब गंगू का दिमाग भी खराब हो गया। क्या करूँ यार, आज तो पकोड़े खाने का बहुत मन हो रहा है। एक काम करता हूँ, जाकर बना ही लेता हूँ। विवेक किचन में पकोड़े बनाने आता है और पूरा किचन तहस महस कर देता है। कहीं स्लैब पर बेसन बिखरा हुआ था, कहीं चाय, और बर्तन तो उसने इतने इकट्ठे कर दिए जिसका कोई जवाब ही नहीं। नीतू थोड़ी देर बाद किचन में आई। हे भगवान, मुझे थोड़ी हिम्मत दो। अभी बेचारी गंगू थोड़ी देर पहले ही बर्तन धोकर गई थी, अब उसे फिर से फ़ोन करूँगी तो वो भी क्या सोचेगी। लेकिन क्या करूँ, बुलाना तो पड़ेगा ही। मुझे शाम के लिए खाना भी तो बनाना है और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ये सारे बर्तन अभी धो सकूं। नीतू गंगू को कॉल लगाती है। हेलो गंगू, देख मुझे पता है कि तेरे आने का टाइम अभी रात को है, लेकिन वो ना बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो गए हैं, तू धोने के लिए आ जाना, मैं तुझे एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगी। अरे देवा, माफ़ करना भाभी, लेकिन इससे अच्छा है मैं किसी ढाबे पर बर्तन धोने का काम कर लेती। इतने बर्तन तो उधर भी इकट्ठे नहीं होते। देखो भाभी, मेरे को माफ़ कर दो, लेकिन मैं और आपके घर में काम नहीं कर सकती। सुबह से शाम जब देखो बर्तन बर्तन बर्तन। आप किसी और को काम पर रख लो, मैं नहीं आएगी। अरे गंगू, मेरी बात तो सुन। ना बोला ना, मैं आपके घर में बर्तन धो धोकर बहुत परेशान हो गई लिए। प्लीज़ मेरे को फ़ोन मत करना, वरना मेरे को डिप्रेशन आ जाएगा। बाय भाभी। गंगू फ़ोन रख देती है और ये सुनकर कि गंगू ने काम छोड़ दिया है, नीतू की आंखों से आंसू निकल आते हैं। इतनी मुश्किल से एक काम वाली मिली थी, वो भी हाथ से चली गई।
अब फिर से मुझे ये सारे बर्तन खुद धोने पड़ेंगे, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि सारे बर्तन मैं धो सकूं। हे भगवान, मुझे कोई तो रास्ता दिखा। तभी नीतू के दिमाग में एक आइडिया आता है। हाँ, एक काम करती हूँ, खाना खाने के लिए घर में डिस्पोजेबल ले आती हूँ, फिर बर्तन धोने का झंझट ही खत्म। अब ये सोचकर नीतू घर में डिस्पोजेबल बर्तन ले आती है, लेकिन खाना बनाने के लिए घर वाले बाकी बर्तन इकट्ठा कर देते और डिस्पोजेबल में खाकर डस्टबिन के ऊपर डिस्पोजेबल बर्तनों का पहाड़ लगा देते और पूरा किचन कम डस्टबिन ज़्यादा लगता। इन लोगों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है, समझ में नहीं आता आखिर करूँ तो क्या करूँ। इतने डिस्पोजेबल बर्तन तो भंडारे में भी नहीं लगते होंगे जितने ये लोग एक दिन में इकट्ठा कर लेते हैं। बस अब बात हो गया, मुझे इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। नीतू को तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, लेकिन कुछ समय बाद उसके देवर की शादी होती है और घर में आती है नीतू की नई नवेली देवरानी कोमल। आज तुम्हारी पहली रसोई है कोमल, तो क्या बना रही हो खाने में? दीदी, मैंने सबके लिए मटर पनीर, आलू गोभी, हलवा, पुलाव, रायता और पूरियाँ बनाई हैं। सबको पसंद तो है ना? यहाँ पसंद तो सबको सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अलग ज़रूर करना होता है इसलिए ज़्यादा बुरा मत मानना। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं दीदी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाओगी। अच्छा, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे बता देना। नहीं दीदी, खाना बनकर तैयार हो गया है, बस अब सर्व करना बाकी है। अच्छा ठीक है, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। कोमल की पहली रसोई थी, वो सबको खाना परोसती है और सबको खाना बहुत अच्छा भी लगता है। वाह बेटा, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, खाकर मज़ा आ गया भाई। हाँ कोमल, खाना सच में बहुत टेस्टी बना है। खाना खा पीकर सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सारे बर्तन धो देती हैं। थोड़ी देर बाद बहू ने खाने में हलवा बनाया था, लेकिन मेरा तो खीर खाने का मन था। अब मेरा खीर खाने को मन करता है तो मैं क्या करूं? वैसे खीर खाने का तो मेरा भी मन कर रहा है। एक काम करती हूँ, मैं जाकर खीर बनाकर लाती हूँ। मधु खीर बनाने के लिए जाती है और खीर बनाकर अपने कमरे में ले आती है। थोड़ी देर बाद श्रेया किचन में जाती है। पता नहीं आज दिन में पैनकेक खाने का मन क्यों कर रहा है। जल्दी से बना लेती हूँ, वरना अगर नीतू भाभी ने बनाते हुए देख लिया तो फिर से सुनाएंगी, इतने सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए। श्रेया भी पैनकेक बनाकर ले जाती है और उसके साथ अपने लिए मिल्क शेक भी बनाकर ले जाती है। थोड़ी देर बाद कोमल किचन में पानी पीने के लिए आती है तो किचन में इतने सारे बर्तन देखकर हैरान रह जाती है। अरे, अभी तो मैं और दीदी सारे बर्तन धोकर गए थे, तो किचन में इतने सारे बर्तन कहाँ से इकट्ठे हो गए? उसके बाद तो हमने खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया। तभी नीतू चाय बनाने के लिए किचन में आती है। अरे दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। सबके खाना खाने के बाद हम दोनों ने मिलकर बर्तन धोए थे ना, तो फिर ये इतने सारे बर्तन कहाँ से आ गए, समझ में नहीं आ रहा। अरे यहाँ तो रोज़ ऐसा ही होता है। मैं खाना खाने के बाद बर्तन धोकर जाती हूँ और जब वापस आती हूँ तो किचन में बर्तन ही बर्तन होते हैं। सबके अपने अपने अलग टेस्ट है, तो कोई कुछ बनाता है तो कोई कुछ, लेकिन सब बस बर्तन इकट्ठे करते रहते हैं, धोने में कोई मदद नहीं करता। क्या? अगर ऐसा है तो हमें बर्तन धोने के लिए घर में किसी मेड को रखना चाहिए, वरना तो हम पूरा दिन बर्तन ही धोते रहेंगे। ये भी करके देख लिया मैंने कोमल, लेकिन इतने बर्तन धोते धोते मेड भी परेशान होकर काम छोड़कर चली गई थी। इसीलिए तो मुझे ये सारे बर्तन धोने पड़ते हैं। कोई बात नहीं दीदी, आप परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ ना, आपके ऊपर काम का प्रेशर अब ज़्यादा नहीं पड़ेगा। चलो, कोई तो घर में आया जिसने मेरे बारे में भी सोचा। आखिरकार एक बहू का दुख एक बहू ही समझ सकती है। अभी तो कोमल के लिए ये बस एक ट्रेलर था, इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि जब इतने बर्तन धोने पड़ेंगे तो उसका क्या हाल होगा। ससुराल में कुछ दिन बीतते हैं और उसके ससुराल में उसका आधे से ज़्यादा समय अपनी जेठानी के साथ बर्तन धोने में ही चला जाता है। तभी कुछ दिन बाद कोमल किचन में पानी की बोतल लेने आती है तो देखती है उसकी ननद श्रेया किचन में कुछ बना रही है और उसने ढेर सारे बर्तन इकट्ठा किए हैं। अरे श्रेया, तुम ये क्या बना रही हो? अभी अभी तो सब लोगों ने खाना खाया। हाँ भाभी, खाना तो खाया, लेकिन मेरा ना फ्रूट कस्टर्ड खाने का बहुत मन कर रहा है और साथ में सैंडविच भी बनाई है। मूवी देख रही थी ना तो खाने का मन कर गया। अरे लेकिन 2 चीज़ें बनाने में इतने सारे बर्तन कैसे इकट्ठा हो गए? तुम्हें थोड़े देखकर बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए ना। दीदी और मैं इतने सारे बर्तन धोने में बहुत परेशान हो जाते हैं।
अरे भाभी, बर्तन धोने में क्या परेशान होना, बस साबुन लगाकर पानी से ही तो धोना है। और वैसे भी असली मेहनत तो खाना बनाने में लगती है, इसलिए जो खाने का मन करता है वो तो हम लोग अलग से खुद ही बना लेते हैं ना। आपको तो बस सबके लिए नॉर्मल खाना बनाकर बर्तन धोने होते हैं। कोमल को श्रेया की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उस टाइम उसे कुछ नहीं कहती। वो सीधी नीतू के कमरे में जाती है और उसे सारी बात बताती है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, यहाँ पर सब ऐसे ही हैं। दीदी, आप ना बहुत भोली हो, इसीलिए सब आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। घर का काम करने की जिम्मेदारी सिर्फ बहू की नहीं होती। कोमल भी तो इस घर की बेटी है, तो उसे भी तो काम करवाने में हमारी मदद करवानी चाहिए ना। और वैसे भी वो तो कोई जॉब भी नहीं करती, तो हमारी मदद आसानी से कर सकती है। अरे लेकिन उसे कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है कोमल, वो कुछ नहीं करने वाली। कैसे नहीं करेगी? हम शाम को खाने के टाइम इस बारे में बात करेंगे। दोनों बहुएं शाम को टेबल पर सबके लिए खाना लगाती है। तभी कोमल बात छेड़ती है। हमें आप सबसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बहू, क्या बात है? मम्मी जी, बात यह है कि हम दोनों घर का काम करते करते बहुत थक जाते हैं और हमारे घर में कोई मेड भी काम करने को तैयार नहीं है। साफ सफाई तक तो ठीक है, लेकिन बर्तन हर 2 घंटे में इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए श्रेया को भी घर के काम में हमारी हेल्प करनी चाहिए। अरे लेकिन जब मेरी 2 भाभियाँ हैं तो मुझे घर में काम करने की क्या ज़रूरत है? दोनों हैं तो सही घर का काम करने के लिए। अरे हम भी इंसान हैं, हमारी भी एक काम करने की कैपेसिटी है। हमारे पास घर का काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि आराम करने का टाइम भी नहीं मिलता और इतनी थकान हो जाती है। ऊपर से जब देखो तब किचन में बर्तन इकट्ठा रहते हैं। और तुम तो कह रही थी ना, मेहनत तो खाना बनाने में लगती है, बर्तन धोने में नहीं। तो आज से कम मेहनत वाला काम तुम करना। मतलब कि आज से घर में जितने भी बर्तन इकट्ठा होंगे वो सब तुम धोना और बाकी का जितना भी काम होगा वो मैं और दीदी देख लेंगे। हाँ श्रेया, कोमल ठीक ही तो कह रही है। वैसे भी हमेशा से नीतू घर का काम करती आई थी। अब कोमल और नीतू मिलकर घर का काम करती है, लेकिन तुमने कभी उनके काम में मदद नहीं की। तुम भी तो घर की बेटी हो, तो तुम्हें भी अपनी भाभीयों की मदद करवानी चाहिए ना। क्यों पापा, मैंने ठीक कहा ना? हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी ठीक है, काम में मदद तो करवानी चाहिए। श्रेया बेटा, आज से तुम घर के सारे बर्तन धोना और बाकी सारा काम तुम्हारी भाभियाँ संभाल लेंगी। कोमल ऐसी हाजिर जवाबी से सबके सामने अपनी बात रखती है कि श्रेया को घर के सारे बर्तन धोने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है। और जब ये जिम्मेदारी खुद श्रेया पर आती है तो वो घर के 3 टाइम के खाने के अलावा बाकी घर के किसी सदस्य को अलग से कुछ बनाने की इजाज़त ही नहीं देती और घर वालों की आदत के साथ साथ अपनी आदत भी सुधार लेती है। इसीलिए कहते हैं, जब तक जिम्मेदारी खुद पर ना पड़े तब तक इंसान सुधरने का नाम ही नहीं लेता। मैं तो कहती हूँ यहीं पर अपनी गुड्डन का रिश्ता पक्का कर देते हैं। अरे भाई, इतनी बढ़िया सरकारी नौकरी है लड़के की। लड़के के पिता के गांव में अच्छी खासी ज़मीन है, अच्छे लोग हैं, बिटिया खूब खुश रहेगी ससुराल में। लेकिन माँ, आपको ये नज़र में नहीं आ रहा कि ये अच्छे लोग दहेज कितना मांग रहे हैं? अरे ये क्या तू कह कि हम लोग बेटी की शादी में 20 लाख रुपए दहेज में दे? क्यों भाई, हमारी बहन कोई बोझ है क्या जिसे उतारने के लिए उन्हें कंपनसेशन चाहिए? देख बेटा, तेरी ये हाई फाई बातें ना हमारी समझ में नहीं आती, और इसे दहेज नहीं कहते। दुनिया में रहने के लिए दुनियादारी तो निभानी पड़ती है ना बेटा। बिटिया की शादी में जो दिया जाता है ये तो दुनियादारी है बस, और कुछ नहीं। आज हम अपनी बिटिया को देंगे, कल को तुम्हारी शादी में तुम्हारी पत्नी लेकर आएगी। बस ऐसे ही चल रही है दुनिया। प्लीज़, गलत बात को अच्छाई का चोला पहना देने से वो सही नहीं हो जाएगी। जितना दोष उन लड़के वालों का है ना, उतना ही दोष आपके जैसे दहेज देने वालों का भी है। अगर आप लोग देने से इनकार कर देंगे तो मांगने वाले को अपने आप शर्म आने लगेगी। लेकिन नहीं, लड़की के माँ बाप भी तो बढ़ चढ़कर सीना फुलाकर ऐसे दहेज की पेशकश करते हैं जैसे दहेज देकर कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। बेटा, तुम्हारे हिसाब से चलेंगे ना तो बेटी को जीवन भर घर में बिठा कर रखना पड़ेगा, और बिना दहेज की तो कोई अच्छा लड़का उससे शादी करने से रहा, फिर किसी सड़क चलते भिखारी को ही अपनी बेटी देनी पड़ेगी हमें। माँ, एक बात बताओ, गुड्डन बोझ है क्या आपके ऊपर कि उसे उतार कर फेंकने के लिए आपको चाहे 20 लाख की रिश्वत क्यों ना देनी पड़े, लेकिन आप उसकी शादी करवा के ही मानोगी? अरे अगर कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो शादी करेंगे, वरना अपने ही घर में रह रही है ना वो, परेशानी क्या है? बेटा, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भूल गए हो कि जिस समाज में रह रहे हो ना, उसके नियम कानून मान कर चलना पड़ता है, वरना समाज तुम्हें दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देगा और फिर पड़े रहना अलग थलग, कोई पूछने भी नहीं आएगा। जिस समाज में रहने के लिए ये सब करना पड़े ना, मुझे उस समाज का हिस्सा बनने का कोई शौक नहीं है।
कम से कम अपनी बहन बेटी की शादी करने के लिए किसी के मुंह में नोट तो नहीं ठूंसने पड़ेंगे। हालांकि प्रदीप को इस बात से सख्त ऐतराज था कि अपनी बहन की शादी करने के लिए उन्हें किसी लड़के के मुंह में नोटों की गड्डियां भरनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी उसके माँ बाप की जिद के आगे प्रदीप की एक नहीं चलती और अंत में गुड्डन की शादी रेलवे में सरकारी नौकरी करने वाले अभिमन्यु के साथ हो जाती है। शादी के बाद गुड्डन, ये क्या किया है तेरी माँ ने? बस 51 साड़ी भेज दी? अरे इतने मेहमान आएंगे शादी में, इन 51 साड़ियों से कितने लोगों का भला होगा? और ये क्या बिल्कुल 100-100 रुपए वाली साड़ी उठा कर ले आई है तू? हाँ, एक की बेटी है, थोड़ी ढंग की साड़ियां नहीं भिजवा सकते थे तेरे माँ बाप? नहीं माँ जी, आपको गलतफहमी हो रही है। ये 100 रुपये वाली साड़ी नहीं है, आप एक बार खोल कर देखिए तो। सारी साड़ियाँ बहुत खूबसूरत है। इन्हें खरीदने में अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ है मेरे मम्मी पापा का। अच्छा, अब तू अपने मम्मी पापा के पैसों की धौंस देगी क्या? मैं कोई एहसान नहीं किया 50 साड़ियां भिजवा कर यहाँ पर। अरे शादी में 200-250 रिश्तेदार आने वाले हैं, बाकी लोगों को तो हम अपनी जेब से खर्च करके देंगे। इकलौता बेटा है हमारा अभिमन्यु, सरकारी नौकरी करता है, तुम्हें पता भी है। 1 दर्जन रिश्ते आए थे उसके, एक से बढ़कर एक दहेज देने को तैयार थे लोग। लेकिन क्या बताए, हमारे बेटे का मन अटक गया तुम्हारी फोटो में। कहने लगा माँ कोई बात नहीं, दहेज थोड़ा कम भी मिलेगा तो चलेगा, लेकिन शादी तो हम इसी लड़की से करेंगे। फोटो तो बड़ी अच्छी भिजवाई थी तुमने, लेकिन अब जब सामने देख रहे तो ऐसी कुछ खास लगती भी नहीं हो। सास की बात सुनकर गुड्डन को बहुत दुख पहुंचा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी के बाद ससुराल में सास इस तरह तानों के साथ उसका स्वागत करेगी। कुछ दिन बाद एक तो ये तुम्हारे पापा ने जो गाड़ी भिजवाई है ना, इसके खर्चे से हम परेशान हो गए। गाड़ी तो खरीद कर भिजवा दी, अब इसमें पेट्रोल तो हमें अपनी जेब से डलवाना पड़ रहा है ना। हमको तो लगता है इसका पेट्रोल भरवाते भरवाते बिक जाएंगे एक दिन हम। हाँ, ये बढ़िया है, एक बार बेटी की शादी करके अपनी बेगार टाल दो, उसके बाद पलट कर भी मत देखो। दामाद तो है ही बेटी के खर्चे उठाने के लिए। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इतनी अच्छी खासी जॉब है आपकी। अब क्या गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए मैं अपने माँ बाप से पैसे मांगूंगी? मांग लोगी तो कोई एहसान नहीं करोगी, तुम पर कम खर्च नहीं करना है महीने का। और ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो तुम्हारे माँ बाप का कोई फर्ज नहीं रहा तुम्हारे लिए। थोड़ी बहुत जेब ढीली कर देगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। शादी में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी अभिमन्यु और उसके परिवार को किसी भी तरह से संतोष नहीं था। वो लोग हर छोटी छोटी बात में उसके मायके से आए हुए सामान में दोष निकालते और गुड्डन को खरी खोटी सुनाते। माँ, अगर आपका बजट नहीं था तो क्या ज़रूरत थी सरकारी नौकरी वाला लड़का मेरे लिए ढूंढ कर लाने की? अरे इससे तो अच्छा होता मैं कम कमाने वाले लड़के से शादी कर लेती, कम से कम मेरी कदर तो करता। क्या बात है बेटा, कुछ बात हुई है क्या? क्या बताऊँ माँ तुम्हें, ऐसा कौन सा दिन जाता है जब कोई बात नहीं होती। हर छोटी से छोटी बात में ये लोग इस बात पर ताना देते हैं कि मुझसे शादी करके अभिमन्यु ने बहुत बड़ा एहसान किया है। जैसे उसके लिए दर्जनों लड़कियां माला लेकर दरवाजे पर तैयार बैठी थी और मुझसे शादी करवाकर मेरे माँ बाप ने उसे ठग लिया। मेरे दहेज में जो सामान आपने भेजा है ना, उसमें से कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो मेरी सास ससुर या पति को पसंद आया हो। उनके हिसाब से तो मेरे मायके से मिला हुआ सारा सामान सिर्फ और सिर्फ एक कबाड़ है, जिसे मेरे माँ बाप ने कबाड़ी से खरीद कर सीधा यहाँ पहुँचा दिया। कैसी बात करिए बेटा, हमने तो अपनी तरफ से अपनी हैसियत से कई गुना बढ़कर तेरी शादी में पैसा लगाया। लाखों रुपए का कर्ज है तेरे पापा के ऊपर। बढ़िया से बढ़िया सामान खरीद कर अपनी बेटी को दिया ताकि कल को उसका जीवन सुख से बीते। लेकिन पता नहीं तेरे ससुराल वालों को आखिर चाहिए क्या? उन्हें किसी भी चीज़ में संतोष क्यों नहीं है? देख लिया माँ, लालची आदमी को कभी संतोष हो भी नहीं सकता। लालच का कटोरा हमेशा बड़ा ही होता रहता है। आपने दहेज में 20 लाख दे दिया, अब उनको 40 लाख की इच्छा होती होगी। अगर आप 40 देती तो 50 के लिए गुड्डन को परेशान करते। सोच कर देखो माँ, आपकी बेटी में ऐसी क्या कमी है कि वो ससुराल में दिन रात पति और सास के ताने सुन रही है। जितना खर्चा अभिमन्यु के माँ बाप ने उसे पालने पोसने और पढ़ाने में किया है, वो सब वो हमसे वसूल करेंगे क्या? क्या हमने गुड्डन को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर छोड़ी है? अपनी तरफ से तो अच्छे से अच्छा ही किया है हमेशा उसके लिए। अरे तो बेटा, हमने तो अभी भी उसके लिए अच्छा ही चाहा था। 40 लाख रुपए खर्च हुए उसकी शादी में। हमारी जेब में कौन सा 40 लाख रुपए था, लेकिन फिर भी अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए हमने किया ना। लेकिन पता नहीं ऊपर वाले को क्या मंजूर है, शायद उसके भाग्य में सुख लिखा ही नहीं। माँ, गुड्डन का भाग्य लिखने वाले आप लोग हैं। आप भगवान को दोष मत दीजिए। जो किया है वो आप लोगों ने किया है। समय पर जब मैंने आप लोगों को सावधान किया था तब तो मैं आप लोगों को बेवकूफ़ नजर आ रहा था,
और सबसे ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का है कि आपकी इस बेवकूफ़ी का परिणाम मेरी बहन को भुगतना पड़ रहा है। उस बेचारी की क्या गलती है? उस लालची लड़के से शादी करके गुड्डन का तो सारा जीवन आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। गुड्डन के माँ बाप अभी भी यही चाहते थे कि बेटी की घर गृहस्थी बची रहे। इसके लिए वे दोनों अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे थे। बेटी के ससुराल से जो भी डिमांड आती वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते कि वो उसे पूरी करते, ताकि गुड्डन को ससुराल में शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, लेकिन गुड्डन के हालातों में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इन्हीं हालातों के बीच एक दिन गुड्डन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। माँ जी, अब बहुत जल्दी दादी बनने वाली है। डॉक्टर ने मुझे भारी सामान उठाने और अभी 3 महीने तक ज़्यादा काम करने के लिए मना किया है। इसके साथ साथ मेरी बॉडी में ना आयरन की भी कमी हो गई है। ये लो भिखारी बाप की बीमार औलाद। शादी में तो तेरे बाप से कुछ दिया नहीं गया, कम से कम अपनी बेटी को तो कुछ खिला पिला कर बड़ा किया होता। अभी प्रेगनेंसी की खबर भर आई है और डॉक्टर ने 50 तरह की बीमारियां बता दी। इनको अनोखा बच्चा पैदा हो रहा है भाई, हमने तो किए ही नहीं। जैसे प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है कि तुम पड़ी रहकर बिस्तर तोड़ो। अरे जितना हाथ पैर हिलाओगी उतना स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। डॉक्टर के कहने के बाद भी गुड्डन की सास उसे एक भी दिन आराम करवाने के लिए तैयार नहीं थी। हर आधे घंटे में वो जानबूझकर कुछ न कुछ काम लेकर बहू के सामने आकर खड़ी हो जाती और उससे पूरा पूरा दिन काम करवाए जाती। इधर गुड्डन के शरीर में आयरन की मात्रा तेजी से कम हो रही थी। गुड्डन के बार बार कहने के बाद भी अभिमन्यु और उसकी माँ को गुड्डन की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन वो छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी उसको चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। जैसे ही गुड्डन की तबीयत खराब होने की खबर उसके मायके में पहुंचती है, उसका भाई प्रदीप तड़प उठता है। मैं गुड्डन से मिलकर आता हूँ। ऐसे कैसे बेहोश हो गई? पता नहीं उसका ध्यान भी रखते हैं कि नहीं वो लोग। गुड्डन के ससुराल में अरे कुछ खिलाया पिलाया होता तो शरीर में थोड़ी ताकत तो होती इसके। हमने तो भाई 3 बच्चे पैदा किया, हम तो कभी चक्कर खाकर नहीं गिरे। घी दूध खिलाया है हमारे माँ बाप ने, मजबूत है अंदर से। जितने काम को करके ये हाय हाय कर रही है ना, इतना काम तो मैं आधे घंटे में निपटा कर रख दूं। लेकिन जैसी इसकी हालत है, आप लोगों को इससे ज़्यादा काम नहीं कराना चाहिए। डॉक्टर ने तो इसे रेस्ट के लिए बोला है। और अच्छी बात है ना आंटी जी कि आप आधे घंटे में ही काम निपटा लेती हैं। तो ऐसा करिए ना, थोड़ी मदद ही कर दीजिए गुड्डन की। ऐसा है ना बेटा, अब हम यहाँ पर सेवा तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम इसे अपने साथ ले जाओ और अपनी माँ से बोलो सेवा करके खिला पिला कर भेजे। ऐसे बात बात पर चक्कर खाकर गिरने वाली लड़कियों के घर नहीं चला करते हैं। गुड्डन की सास की बातें प्रदीप के बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, इसलिए वो अपनी बहन को लेकर अपने घर आ जाता है। देख लिया माँ, इतने साल से दिन रात सबकी सेवा कर रही थी, लेकिन 4 दिन इसकी तबीयत क्या खराब हो गई, इसकी सास ने इसे मायके भेज दिया। कह रही है हम सेवा नहीं कर पाएंगे। देख गुड्डन, ये तेरा अपना घर है, तू आराम से खा पी और खूब आराम कर। जल्द ही तेरी सेहत में सुधार आने लगेगा और तुझे अब उन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तेरा भाई है तेरे साथ। मायके आने के बाद गुड्डन की खोई हुई हंसी लौटने लगती है। धीरे धीरे 9 महीने का समय गुजर जाता है और उसकी डिलीवरी का टाइम आ जाता है। गुड्डन अपने पति से एक दिन फ़ोन पर बात कर रही थी। सुनिए ना, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कल का समय दिया है। आप अस्पताल में समय से पहुंच जाना। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अरे भाई मेरा क्या काम है वहाँ? तुम्हारा भाई होगा, पापा होंगे, संभाल लेंगे सब। पहला बच्चा तो वैसे भी नाना नानी की जिम्मेदारी होती है। खबर देने के बाद भी गुड्डन के ससुराल से कोई भी उसकी डिलीवरी के समय नहीं पहुंचा। गुड्डन एक बेटे को जन्म देती है और बच्चे के जन्म की खबर मिलने के 2 दिन बाद उसकी सास मिलने के लिए अस्पताल आती है। ऑपरेशन हुआ है बहू का, इसलिए अभी तो हम इसे नहीं ले जाएंगे। आप ऐसा करो बहन जी, 1.5 महीना अपने पास ही रखिए इसे, फिर सीधा बच्चे के नामकरण पर शगुन लेकर आइएगा आप लोग। भाई बच्चे के जन्म पर नाना नानी की जिम्मेदारी होती है ना नामकरण की। कितने बेशर्म है ये लोग। शर्म लिहाज मर्यादा सब बेचकर खा गए लगता है। जब बहू के लिए कुछ करने का मौका था तो दुम दबाकर भाग गए। कहती थी हमने उनके गले बीमारी बांध दी। एक तो प्रेगनेंसी में उसका ख्याल नहीं रखा, कुछ खाने पीने को नहीं दिया, ऊपर से हमारी परवरिश में दोष निकाल रही थी। और अभिमन्यु, उसने कौन सा पिता होने का फर्ज निभाया? बीवी की डिलीवरी हो और पति अस्पताल ना आ सके, ऐसे आदमी को पति कहलाने का अधिकार ही नहीं है। अरे जब अस्पताल में थी मेरी बहन तो ऑपरेशन के समय उसके सास ससुर ननद कोई आया क्या उससे मिलने? ऐसा क्या बुरा किया इसने 2 साल में उन लोगों के साथ कि इसके बुरे वक्त में कोई इसके साथ आकर खड़ा नहीं हुआ? और आपको क्या लगता है यहाँ अपने पोते से मिलने आई थी? अरे 2 दिन बाद आई हैं ताकि उन्हें यहाँ का अस्पताल का बिल भरने को कोई कह ना सके।
आप 1.5 महीने तक गुड्डन की सेवा करो, जब ये काम करने के लायक हो जाए तो फिर से उसे उस पागलखाने में पहुंचा दो। यही कह कर गई है ना। इतना ही नहीं, नामकरण का सामान भी साथ लेकर आना। अरे हद दर्जे के लालची और बेशर्म लोग हैं ये। गुड्डन तो कैसे लोगों के साथ रह रही है। भाई की बात सुनकर गुड्डन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बस भैया बस, अपनी किस्मत को कोसते कोसते दिन गुजार रही हूँ। किसी को परवाह नहीं है मेरी। हर किसी से क्या शिकायत करूँ जब मेरे पति को ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किन हालातों में जी रही हूँ, तो कोई और क्यों मेरी परवाह करेगा। हर आयरन की गोली तक ला कर देने में मुंह बिचकाते थे दोनों माँ बेटे। कहते थे अपने पापा से बोल, सेब की पेटी भिजवा दे, काजू बादाम दे जाए, तुझे खिलाने की उनकी भी तो जिम्मेदारी है। मैं खाना खाती तो सास कहती थाल भर कर तो खाती है, फिर भी इसका खून कम है और ऊपर से नाटक करती है। मायके में फल मेवा देखा तो होगा नहीं, इसलिए खाने के लिए बहाने बना रही है। उनकी बातें सुनकर मेरी भूख ही मर जाती थी। हर समय बस यही लगता कि पता नहीं कब तक ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे माफ़ कर दे बेटा। मुझे तो यही लगता था कि हम तुझे दहेज देंगे, अच्छा पैसा खर्च करेंगे, शादी करेंगे तो कल को हमारी बेटी सुख से रहेगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमने अपनी बेटी के लिए सोने का गड्ढा तैयार किया है। माँ, अच्छा दहेज कभी भी बेटे के सुख की गारंटी नहीं हो सकता। जो लड़का अच्छा होगा वो दहेज का लोभी नहीं होगा। क्या पत्नी के मायके से मोटा दहेज मिला है सिर्फ इसलिए कोई पति उसे प्रेम देता है? जिससे कद्र करनी होती है वो बिना दहेज के भी करता ही है। पर अब क्या कर सकते बेटा, अब तो जो होना था हो चुका। बात अब हमारे हाथ से निकल चुकी है। नहीं पापा, बात अभी भी हमारे हाथ में ही है। मैंने सोच लिया है, अब गुड्डन उस घर में लौट कर नहीं जाएगी। दहेज के लोभियों को मैं अपनी बहन नहीं सौंपने वाला। 2 साल की शादी के बदले में गुड्डन को उम्र भर के लिए नरक की सौगात तो नहीं दे सकते ना। बस इतना ही तो कहेंगे ना लोग कि शादीशुदा बेटी घर पर बैठी है। कोई बात नहीं, देख लेंगे हम। प्रदीप ने अपना मन पक्का कर लिया था, इसलिए 1.5 महीना बीतने के बाद भी गुड्डन अपने ससुराल नहीं लौटी थी। अरे बहन जी, 2 महीने होने को आए, अब तो गुड्डन ने काफ़ी आराम कर लिया होगा। प्रदीप से कहकर भिजवा दो अब गुड्डन को। बहन जी, गुड्डन अब लौट कर नहीं आएगी, हमारे यहाँ ही रहेगी। पता है गुड्डन ने, उसके ऊपर खिलाने पिलाने में बहुत खर्च आता है ना आप लोगों को। तो अब आपको और कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बेटी है, हम संभाल लेंगे। वैसे भी अभी तक हमने ही सब संभाला है। आप लोग तो अस्पताल में हाल तक जानने नहीं आए उसका। गुड्डन की माँ की बात सुनकर उसकी सास के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये कैसी बात करिए बहन जी आप? अरे घर में छोटी मोटी बातें तो पति पत्नी के बीच में होती रहती है। आप तो समझदार है, आपको बच्ची को समझाना चाहिए ना। समझदार तो आप ही है बहन जी, लेकिन आपने समझदारी दिखाई कब? मेरी बेटी को इतनी मानसिक प्रताड़ना दी कि टूट गई हमारी बच्ची। अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी बेटी की शादी की थी। सोचा था दामाद के रूप में बेटा मिलेगा, लेकिन हमें तो लालची राक्षस पल्ले पड़ गया भाई। हमारे यहाँ से आया हुआ सारा कबाड़ नुमा सामान जो आपकी पसंद का नहीं है ना, गहने सहित वापस भिजवा दीजिएगा, नहीं तो हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। गुड्डन की माँ के तीखे बोल सुनकर गुड्डन की सास हकलाने लगती है और आनन फानन में गुड्डन के मायके पहुँच जाती है। अरे बहन जी, आप ना ये रिश्ता तोड़ने वाली बात मत करिए। देखिए, हम अपनी गलती मानते हैं, और ये लीजिए आपका 10 लाख रुपया। हमें तो बस अपनी बहू और पोता लौटा दीजिए। गुड्डन अभिमन्यु को माफ़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसके साथ जाने से इनकार कर देती है और अपने मायके में ही रुक जाती है।